नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। मध्य प्रदेश में मक्का किसानों ने रखा एक दिन का उपवास। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदने की कर रहे हैं मांग। किसानों का बीते 15 दिनों से जारी है सत्याग्रह। प्रधानमंत्री मोदी ने हालिया फैसलों से किसानों को फायदा होने का किया दावा। कहा, बरसों की गुलामी से आजाद हुई रूरल इकोनॉमी। खेती में क्लस्टर आधारित विकास से बढ़ेंगे अवसर। खरीफ की फसलों पर टिड्डियों के खतरे में इजाफा। एक हफ्ते के भीतर अफ्रीका से आई टिड्डियां कर सकती हैं हमला। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने जारी की चेतावनी। मजदूरों की कमी के बीच पंजाब में कपास की खेती का लक्ष्य आसानी से हुआ पूरा। अब तक 12,40,000 एकड़ में हुई कपास की बुआई। सरकार ने 12.5 लाख एकड़ में कपास की खेती का रखा था लक्ष्य। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश किसानों के एक दिन के उपवास की। यहां के किसान मक्के की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग को लेकर बीते 15 दिनों से किसान सत्याग्रह कर रहे हैं। इसी क्रम में 11 जून को किसानों ने उपवास रखा और ईश्वर से सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश में रबी हो या खरीफ, सभी सीजन में मक्के का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन इसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो रही है। पहले खुले बाजार में मक्के के दाम ठीक ठाक चल रहे थे तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन सस्ते आयात और पोल्ट्री फीड में मक्के की खपत घटने से अब इसके दाम में भारी गिरावट आ गई है। 2019-20 के लिए मक्के की MSP 1760 रुपए प्रति क्विंटल घोषित है, लेकिन खुले बाजार में अभी इसके दाम 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल ही चल रहे हैं। इसके चलते अकेले मध्य प्रदेश में किसानों को 600 करोड़ का घाटा होने का अनुमान है। के एक गांव खैरकिया से गया प्रसाद गोखे जी हैं, उनको भी रबी सीजन का बेस्ट मक्का किसान का अवार्ड मिला है। जब यदि मक्का मध्य प्रदेश की फसल नहीं है तो उन किसान को अवार्ड कहां से मिला। यहाँ दो मक्का अनुसंधान केंद्र हैं जो विगत 20 वर्ष से मक्का पर काम कर रहे हैं, छिंदवाड़ा और जबलपुर। यदि मक्का यहाँ की फसल नहीं है तो वो अनुसंधान केंद्र क्यों हैं। आज किसान 400 रुपया से 450 रुपया किलो मक्का, बीज का मक्का खरीद रहा है। जब यहाँ मक्का यहाँ की फसल नहीं है तो मार्केट में इतना महंगा बीज क्यों बिक रहा है। तो कृषि मंत्री जी, आप थोड़ा हम यही कहना चाहेंगे कि सोच समझ के बयान दें। इसके बाद उनका दूसरा बयान और आ गया कि मक्का का उत्पादन अधिक होने से दाम गिर गए हैं। उनको समझ बात यह है कि दाम इसलिए गिरे हैं क्योंकि जनवरी में, पिछले साल दिसंबर और जनवरी में केंद्र सरकार के द्वारा 5 लाख मीट्रिक टन मक्का विदेश से आयात करवा लिया गया। यूक्रेन, रसिया से और म्यांमार से, 3 देशों से 5 लाख मीट्रिक टन मक्का जैसे ही आया उसी समय किसान की फसल आई थी और दाम गिर गए। थोड़ा बहुत इसमें फर्क हालांकि कोरोना से आया है कि एक अफवाह फैली थी कि चिकन और अंडा खाने से कोरोना हो रहा है, लेकिन वो अफवाह विगत करीब 2 से 3 महीने तक चलती रही। हमारे पोल्ट्री फार्म, वो भी हमारे किसान भाई हैं, वो पोल्ट्री किसान बर्बाद होते रहे, सरकार से चिल्लाते रहे कि अफवाह है, सरकार को कुछ हमें मदद करना चाहिए। सरकार सोती रही। यदि पोल्ट्री फार्म अफवाह के कारण, अब सरकार खुद कह रही कि अफवाह के कारण बर्बाद हो गया, तो इसमें तो आपकी गलती। आपको सामने आना था, स्टैंड क्लियर करना था कि इससे कोरोना नहीं फैल रहा है, ये सिर्फ एक अफवाह है। और उसके बाद भी आपको 20 लाख करोड़ के बजट में आपने पोल्ट्री फार्म के लिए क्या किए। आपको पोल्ट्री फार्म में डायरेक्ट बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देना था। यदि वो उठती तो हमारे मक्का के दाम भी उठते। और ठीक है, आपने जो MSP दिए हो, पहले 1760 था, अब 1850 हो गया है। और जो किसान का हक है, किसान का जन्मसिद्ध अधिकार, न्यूनतम समर्थन मूल्य। गतिविधियों से मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि बहुत सारे लोग जो किसान नहीं हैं वो लोग भी हमें समर्थन दे रहे हैं, हमें जुड़ रहे हैं और हमारे इस आंदोलन को जन आंदोलन बना रहे हैं और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में, इसी में एक ये कड़ी थी उपवास की, अन्नदाता के लिए अन्न त्याग। तो मैंने सोचा कि आज के दिन मैं भी उपवास करके यह
सिद्ध करके बताऊं कि हमारा जो अन्नदाता है वो कितना परेशान है और उसको उचित मूल्य, जो समर्थन मूल्य कहते हैं, उसे मिलना ही चाहिए। तभी हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हमारा किसान आगे बढ़ेगा। हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कृषि को एक ऐसा व्यवसाय बनाए जो फायदा दे सके। जब इस तरह से समर्थन मूल्य ही नहीं मिलेगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी किसान खेती की तरफ क्यों मुड़ेगी, क्यों वो खेती करना चाहेगी। तो हमें उसको, किसान को एक गरिमामय स्थिति में लाने के लिए उसका उचित मूल्य देना तो बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए आज के उपवास का मैं समर्थन करती हूँ, किसान सत्याग्रह का समर्थन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और इस आंदोलन को आगे तक ले जाएं। धन्यवाद। एक तरफ किसानों को एमएसपी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि खेती किसानी को लेकर सरकार के हालिया फैसलों से एग्रीकल्चर इकोनॉमी बरसों की गुलामी से आजाद हो गई है। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के 95 सालाना बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब भारत के किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को अपनाया जा रहा है। इससे भी सभी के लिए अवसर ही अवसर बढ़े हैं। पीएम मोदी ने बांस और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए क्लस्टर्स बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सिक्किम की तरह पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक खेती का बहुत बड़ा हब बन सकता है। पीएम मोदी के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक हटाने से पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग को मदद मिलने की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है। साथियों, किसानों और रूरल इकोनॉमी के लिए जो निर्णय हाल में हुए हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। सच्ची आजादी किसानों को मिली है। खेती किसानी में फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को इस वक्त ये 3 अध्यादेश लाए गए हैं और बोला जा रहा है कि ये ऐतिहासिक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि किसानों और रूरल इंडिया के लिए जो ये निर्णय लिए गए हैं उसने देश की एग्री इकोनॉमी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष। योगेंद्र जी, इस स्टेटमेंट से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मुझे लगता है इस सरकार की आदत हो गई है कि हर चीज को ऐतिहासिक बताते हैं। इतनी ऐतिहासिक बताते बताते ये सरकार खुद इतिहास ना बन जाए, मुझे कई बार इसके बारे में लगता है। देखिए, जो 3 अध्यादेश आए हैं उनके बारे में पहले हम बुनियादी रूप से ये समझें कि क्या इन तीनों अध्यादेशों का इस देश में फिलहाल जो संकट है और किसानों की जो समस्या है उससे कोई भी लेना देना है क्या? अध्यादेश कब लाया जाता है? जब संसद सत्र में नहीं होती है, लेकिन किसी चीज की इतनी एकदम इमरजेंसी जरूरत है तो उसको अध्यादेश के जरिए लाया जाता है। अब मुझे कोई बता दे कि ये जो 3 अध्यादेश सरकार लाई है, पहला एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में, दूसरा एपीएमसी को खत्म करने के बारे में, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाने के बारे में, इसका कोरोना वायरस से, इसका लॉकडाउन से क्या कोई भी संबंध है? उत्तर है, इसके समर्थक खुद कहेंगे नहीं जी, इसका कोई संबंध नहीं है। तो पहली बात, इसको इस समय रिलीफ पैकेज में दिखाने की जरूरत क्यों है? दूसरा सवाल ये है कि इसका संवैधानिक आधार क्या है? भारत का संविधान कहता है कि कृषि पे कानून बनाना राज्य सरकार का अधिकार है। तो जितने भी एपीएमसी के कानून है राज्य सरकारों ने बनाए हैं। अब आप एपीएमसी को बाईपास करना चाहते हो तो भाई उसमें राज्य सरकार को कुछ करना होगा ना। राज्य सरकार को कैसे बाईपास कर दिया गया, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। तो ये तो एक संवैधानिक और तकनीकी अधिकार है। आपने नोटिस किया होगा अनिका जी कि इस देश के एक भी किसान संगठन ने, जितने तमाम बड़े बड़े संगठन हैं, एक भी किसान संगठन ने ना इन तीनों चीजों की मांग की थी, ना ही इन तीनों चीजों का समर्थन किया है। तो भाई ये कैसी ऐतिहासिक चीज है जिसके बारे में किसान संगठन उत्साहित नहीं है, जो राज्य सरकारें जिसके बारे में उत्साहित नहीं है, और जिसको अचानक एक इमरजेंसी के अंधेरे में पिछले दरवाजे से लाया जा रहा है। ये मामला इतना आसान तो नहीं लगता मुझे। यानी आपको टाइमिंग इसकी बहुत महत्वपूर्ण लग रही है कि ये कोई टाइम नहीं था इसको इस तरह से लाने का और ये बोलने का कि ये हमने खास तौर से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। ये बताइए कि इससे छोटे और सीमांत किसानों पर किस तरह का असर, किस तरह का उनका भविष्य देखते हैं आप?
तो एक तो टाइमिंग का मामला हुआ, अब टाइमिंग को भूल जाइए। अब हम सोचते हैं कि चलिए ये 3 कानून मान लीजिए संसद ने सामान्य पारित किए होते तो इसके बारे में क्या हमारी नीति है। पहली बात, जो कानून एक तो एसेंशियल कमोडिटीज वाला है, उसमें मैं मानता हूं अच्छा ही काम हुआ, उसके अंदर कुछ थोड़ा सा खोल दिया गया, अच्छी बात है। और इससे जो एक अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन 60 के जमाने से लगी हुई थी वो हट गई, कोई दिक्कत नहीं है। जो बाकी 2 कानून हैं, पहला जो कि दरअसल एक तरह से एपीएमसी को बाईपास कर देता है, जो अनाज मंडियां एपीएमसी के नाम से देश भर में बनी हुई हैं, उनको दरकिनार कर दिया गया है। इसका क्या असर होगा? इसका एक बहुत खतरनाक असर जो हो सकता है वो ये है कि जो मंडी की पूरी व्यवस्था है ये कोलैप्स कर जाएगी। इसका कोलैप्स करने से क्या होगा, इसकी आपको अनुमान करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिहार चले जाइए, बिहार में एपीएमसी 2006 में खत्म कर दी गई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहां पर आपको एपीएमसी दिखाई नहीं देती है। अगर वो स्थिति है तो वहां पे क्या छोटे किसान को बेहतर दाम मिल रहे हैं? मैं खुद इस इलाकों में घूमा हूं, जिन इलाकों में एपीएमसी नहीं है वहां किसान टुकुर टुकुर करके देखता है कि अरे भाई एपीएमसी जैसी कोई जगह हो तो मुझे 4 पैसा मिल जाए। तो जिसका मतलब है एपीएमसी व्यवस्था में कमियां हैं, लेकिन एपीएमसी को खत्म करने से उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। और तीसरा जो अंतिम कानून अध्यादेश जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कमियों वाला, को मानते हुए ही बोला गया है कि शायद अपनी व्यवस्था को ये चौक चौबंद करेंगे, दुरुस्त करेंगे, कंपटीशन सामने आएगा तो चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। कंपटीशन का जो ये तरीका है, ये नजरिया है, आपको कितना सही लगता है? एपीएमसी में सुधार की आवश्यकता थी, है, ये हम सब हमेशा कह रहे हैं। अगर उसमें किसी चीज में कंपटीशन आ जाता तो अपने आप में बेहतर होता, लेकिन ये कैसा कंपटीशन होगा? कंपटीशन ये होगा कि एपीएमसी के अंदर किसान पे 5%, 6% टैक्स और ये सब लग रहे होंगे, और बाहर बिल्कुल फ्री होगा। तो जाहिर है बाहर वालों के पास एक एडवांटेज होगा। बाहर का जो खुला व्यापार होगा उसमें किसान उसके मुकाबले में एपीएमसी टिक नहीं पाएंगी। 2 साल तक एपीएमसी पिट जाएंगी। तीसरे साल जब एपीएमसी का ढांचा टूट जाएगा, उसके बाद बड़ी कंपनियां अपनी मनमानी करेंगी, तब उनको कोई रोकने वाला होगा नहीं। तो एपीएमसी में सुधार की जरूरत थी बजाय कि एपीएमसी को खत्म करने की, और ये वाला जो कानून है ये लगभग एपीएमसी को खत्म कर देगा। योगेश जी, आपका ही ट्वीट था, आपने बोला कि ये जो अध्यादेश हैं इनसे एग्रीकल्चर में तो बहुत अच्छे रिफॉर्म्स आ जाएंगे मगर किसानों को फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने दरअसल मुहावरे का इस्तेमाल किया था। पिछले 70 साल से इस देश के अंदर कृषि नीतियां ऐसी हो रही हैं कि हमारा कृषि मंत्री खड़े होकर कहते हैं उत्पादन बढ़ गया है, फला हो गया है, बस कृषि का फायदा हो जाता है, कृषि में बढ़ोतरी होती है, किसान की आमदनी कम हो जाती है। और मैंने कहा था ये एक और चीज है, हो सकता है इससे देश में कृषि का उत्पादन बढ़ जाए। ये जो आखिरी चीज जिसकी हमने चर्चा विस्तार से नहीं की वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि बड़ी कंपनी अब आके सीधा 10,000 एकड़ 20,000 एकड़ जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेगी, उस पर खेती करेगी। हो सकता है देश में खेती की पैदावार इससे बढ़ जाए, हो सकता है हमारी फूड मार्केट ज्यादा स्मूथ हो जाए, उसमें सप्लाई चेन बेहतर हो जाए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या किसान को इससे कुछ मिलेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम अगर आता है तो क्या छोटे और मझोले किसान को कुछ मिलेगा? और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है, बटाई पे ठेके पे खेती कर रहा है, उसको क्या मिलेगा? ये तो सब दरकिनार हो जाएंगे। जो आज बटाई पे खेती कर रहा है उसे तो मजदूर के रूप में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे छोटे मजदूले और जो बिल्कुल मार्जिनल किसान हैं उनको कोई फायदा नहीं होगा, उनको दरअसल इससे बहुत नुकसान हो सकता है। मैं फिर आपको कहूं अनिका जी कि मैं इस व्यवस्था में सुधार का पक्षधर हूं। एपीएमसी में सुधार होने चाहिए और ये जो बटाई पे ठेके पे खेती हो रही है उसको कानूनी स्वरूप देने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो करने की बजाय ऐसे सुधार करना, वो भी एक कोरोना वायरस की आड़ लेके, वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए पिछले दरवाजे से लाके, ये तो देश की कृषि के लिए, खास तौर पे देश के किसान के लिए, क्योंकि मेरे लिए पैमाना सिर्फ यही है कि क्या इससे किसान की आमदनी बढ़ती है, क्या इससे किसान की खुशहाली बढ़ती है, वो मुझे होती दिखाई नहीं दे रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए, बातचीत के लिए, धन्यवाद। मध्य प्रदेश में मूंग उगाने वाले किसान भी परेशान हैं।
2 जून को प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्विटर पर लिखा था कि 4 जून से मूंग और उड़द की खरीद के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हो पाया है। इससे किसानों को एमएसपी पर मूंग ना बिक पाने का खतरा सता रहा है। मूंग की एमएसपी 7,050 रुपए प्रति क्विंटल घोषित है, लेकिन अभी बाजार भाव इससे काफी नीचे चल रहा है। इस साल 5,76,000 टन मूंग उत्पादन होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में मूंग की दाल के किसानों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं। एमएसपी पर उनकी अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है। इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ किसान नेता राम इनानिया मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। इनानिया जी, ये बताएं कि 2 जून को ट्वीट करके ये बोला गया था कि 4 जून से एमएसपी पर खरीदी होगी, लेकिन अभी तक इसका अता पता नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि किसानों पर क्या बीत रही है? जी देखिए, इस समय किसान बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में सरकार को किसान की मदद करनी चाहिए। चूँकि सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री माननीय कमल जी पटेल ने ट्वीट करके सभी किसानों को जानकारी दी थी कि सभी किसानों की जो ग्रीष्मकालीन मूंग फसल है वह समर्थन मूल्य पर तोली जाएगी, जिसका पंजीयन जो है 4 तारीख से ऑनलाइन चालू होना है, जो कि आज तक चालू नहीं हुआ है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। चूँकि किसान भाई की जो फसलें हैं वह मंडियों में व्यापारियों द्वारा उन्हें पौने दामों पर खरीदी जा रही है, उन्हें ना वास्तविक मूल्य नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। ऐसे समय में सरकार को आगे आकर किसान भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि किसान भाइयों को उनकी फसलों का सही मूल्य मिल सके। मध्य प्रदेश में लगभग देखा जाए तो 4.5 से 5 लाख हेक्टेयर में मूंग की फसल की सोइंग हुई है, और यदि मूंग की फसल एमएसपी पे खरीदी नहीं होती है तो इससे 4 से 4.5 लाख किसान प्रभावित होंगे, जिसकी सरकार को कोई सुध नहीं है। क्योंकि सरकार को बार बार आवेदन निवेदन किए जा चुका, पर अभी तक सरकार की नींद नहीं खुल रही है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। तो इसके लिए तो आपने ट्विटर पर भी कई बार लिखा और कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया किसानों ने। अब आपकी सुनवाई कहां तक पहुंची है? जी, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नाम द्वारा कलेक्टर महोदय को 21 मई के दिन ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी थी, ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी प्रमुख मांग थी कि ग्रीष्मकालीन मूंग फसल और मक्का को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, जिसे देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया और मूंग फसल के लिए जो है पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात कही 4 तारीख से, जो कि अभी तक चालू नहीं हुई है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के सारे माध्यम, चाहे व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, जिससे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कृषि मंत्री जी इनको बार बार अवगत करा रहे हैं कि किसान बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है, हमारी जो फसल है वो समर्थन मूल्य पर खरीदी होनी चाहिए, जो कि अभी तक चालू नहीं हुई है, न ही इनके द्वारा हम लोगों को कोई उचित जवाब मिला है। मध्य प्रदेश में तो एपीएमसी मंडी के अलावा निजी मंडियां भी खोल दी गई हैं और ये कहा गया है कि बेहतर विकल्प मिलेगा, किसानों का दायरा बढ़ जाएगा अपनी फसल को वहां तक बेचने के लिए। आपको लग रहा है कि अगर यहां पे खरीदी नहीं शुरू हुई है तो निजी जो मंडियां हैं वो आपकी फसल खरीद लेंगे और सही मायनों में एक कॉम्पिटिशन की भावना आएगी और उससे जो व्यवस्था है वो ज्यादा चाक चौबंद होगी? इसके लिए मैं कहावत कहना चाहूँगा कि रात भर चले और आंगन में दिन उगा दिया। इससे किसानों को कुछ भी फायदा नहीं होना है। सरकार किसके पीछे क्या मंशा है ये समय लेते धीरे धीरे सब जरूर सामने आएगी। मेरे हिसाब से तो ये किसान हित में बिल्कुल भी नहीं। जी शुक्रिया इस बातचीत के लिए। कोरोना महामारी और मजदूरों की कमी के बीच पंजाब में कपास की खेती में जबरदस्त उछाल आया है। कृषि विभाग ने इस साल 12.5 लाख एकड़ क्षेत्र में कपास की खेती का लक्ष्य रखा था, जो कि लगभग पूरा हो चुका है। सरकार गिरते भूजल की समस्या से निपटने के लिए किसानों को धान की खेती घटाने और इसकी जगह दूसरी फसलें लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर सुतांतर कुमार एरी ने लक्ष्य पूरा करने के लिए किसानों और कृषि विभाग के कर्मचारियों का आभार जताया। उन्होंने कपास की एमएसपी को लागत और किसानों की मेहनत के हिसाब से बढ़ाने की भी जरूरत बताई। कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर सुतांतर कुमार एरी से बातचीत की हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर ने। पंजाब सरकार की तरफ से इस साल कपास की खेती को लेकर जो टारगेट रखा गया था वो टारगेट लगभग पूरा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ कृषि विभाग के निदेशक सुतांतर कुमार ईरी जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि लेबर की भी कमी है,
और कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, उसके बीच जो है पंजाब सरकार का ये कदम काफ़ी सराहनीय है और क्योंकि मुख्यमंत्री साहब भी आपको बधाई दे चुके हैं, तो कैसे इस टारगेट को जो है पूरा किया गया? देखो, सबसे पहले तो जो मेरी टीम है ना, दे आर वेरी कैपेबल। हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं, जो भी हमारे सारे इसको एक्चुअली लागू कर रहे हैं फील्ड में, उनकी मदद से हम इस टारगेट को पूरा कर पाए हैं। और सभी ने बड़ी मेहनत की है, फार्मर्स को कन्विंस किया है, फार्मर्स को समझाया है। सभी ने फार्मर्स की जो मानसिक स्थिति है उसको इस बात पे लेके आए हैं कि जो आपके इलाके की, आपके एरिया की गिफ्टेड क्रॉप है, जो एक ऐसी क्रॉप है जो भगवान ने ही आपके इलाके के मुताबिक उसको सेलेक्ट किया हुआ है, उसको अपनाइए, जिससे हमारी जो पानी का लेवल है जो लगातार नीचे जा रहा है उसको भी संभाल सकें और साथ में अपने पर्यावरण को भी संभाल सकें। सर, लेबर की बहुत ज़्यादा कमी इस बार जो किसान हैं उनको खली है और किसानी जो है खतरे में भी है इस वक्त। तो ऐसे में किस तरीके से किसानों ने कपास की खेती को बढ़ावा दिया है और अब लेबर की कमी के चलते अब जो सरकार है वो किसानों की मदद किस तरीके से करेगी? देखो, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। हमारे सभी जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी काम हैं खेती के, उसके लिए हमें लेबर तो चाहिए ही है। पहले अब मेज़ का काम शुरू हो गया है तो ये सारी लेबर, जो मेज़ के लिए कम लेबर की ज़रूरत रहेगी। तो इसके अलावा DSR जो डायरेक्ट सीडिंग राइस, जो हम सीधी बिजाई पैडी की करते हैं, उस पर पूरा जोर दिया गया है लेबर की समस्या को समझते हुए। हमने पहले ये टारगेट रखा था 5 लाख हेक्टेयर कि हम किसानों से ये उनको गाइड करेंगे कि ये पैडी की है सीधी बिजाई की जाए। जो पहले केवल रकबा हमारा 50-60 हज़ार हेक्टेयर था, तो इस बार वो अब 5 लाख हेक्टेयर हमने टारगेट रखा। अब 2.5 लाख हेक्टेयर अब तक हो चुका है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 से 7 लाख हेक्टेयर तक हो जाएगा। तो इसलिए ये लेबर की ही कारण है कि इतना क्रॉपिंग पैटर्न या अपना ढंग जो है उसको चेंज किया जा रहा है। सर, अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी तक कपास का कितना जो है पूरा कर चुकी है सरकार लक्ष्य, और अगले साल क्या इसे और बढ़ाया जाएगा? देखो, आज तक हम 4,95,000 4,95,000 हेक्टेयर एरिया पूरा कर चुके हैं। तो अब तो जस्ट 10,000 एकड़, मतलब 5,000 के हेक्टेयर के करीब एरिया बकाया है, जो 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। किसी किस्म की कोई इसमें शक की बात नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। सर, किसान लगातार निराश भी हैं, भले ही उन्होंने ये लक्ष्य सरकार का पूरा कर भी दिया हो, क्योंकि जो केंद्र सरकार की तरफ से MSP बढ़ाई गई है वो मात्र 5% ही बढ़ाई गई है। देखो, जो मैं समझता हूँ MSP बढ़ाना, केंद्र को हमारे CM साहब की तरफ से लगातार पत्र लिखे गए हैं कि किसानों को उनकी मेहनत का जो मुआवजा है, जो फल है, जो इंक्लूडिंग उनको कुछ प्रॉफिट के साथ प्राइस मिलना चाहिए। चलो, वो तो लगातार हम कोशिश कर ही रहे हैं। इसके अलावा ज़्यादा बड़ी जो उपलब्धि है वो है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इन्वॉल्व होना मार्केटिंग में। धन्यवाद। ये थे कृषि विभाग के निदेशक। भले ही सरकार की तरफ से उनका लक्ष्य पूरा कर दिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसान इस बात से निराश है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से कपास की MSP बढ़ाई गई है वो मात्र 5% ही बढ़ाई गई है। ऐसे में जो कृषि विभाग के निदेशक हैं उनका भी कहना है जो MSP है उसे और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए मोहाली से ईशा ठाकुर। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव की वजह से दक्षिण भारत में मॉनसून में तेजी आई है। ये चेन्नई, चित्तूर, तुमकुरू, शिमोगा को पार कर आगे बढ़ रहा है। इसके अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहुंचने का अनुमान है। फिलहाल मॉनसून कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सक्रिय है। अच्छी मॉनसूनी बारिश के अनुमान के बीच राजस्थान में टिड्डी दलों का हमला जारी है। बुधवार को कोटा में टिड्डियों का एक बड़ा दल देखा गया। एक दिन पहले टिड्डी दल ने बाड़मेर में हमला किया था।
अभी ये टिड्डियां ईरान और पाकिस्तान के रास्ते आ रही हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने चेतावनी दी है कि भारत में एक हफ्ते के भीतर हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आने वाली टिड्डियां धावा बोल सकती हैं। जोरदार बरसात हुई तो सभी किसानों के चेहरे पे खुशी छलक रही थी, लेकिन आज जैसे हमने खेत की बुआई की उससे पहले अभी आधा घंटा पहले भी टिड्डी दल का यहाँ बलदेव नगर के बाड़मेर आगोर क्षेत्र में अभी हमला हो गया है। तो अब हमको चिंता सता रही है कि कब फसल बोए या नहीं बोए। इसके लिए पहले तो कोरोना से गिरे हुए हैं, अभी तो ये आधा घंटा से पहले टिड्डी आ गई। अभी हम फसल बो रही है और 2-4 दिन में ये फसल बाजरा उगेगी, उसके बाद में टिड्डी बैठेगी तो हमारे को पूरे नुकसान करेगी और ब्याज से पैसे लेके आए और सरकार ने किया कुछ नहीं। अभी क्या करें हम? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार के यही मांग करते हैं हमारे को कुछ सुविधा दो, फायदा दो। वाई फायरिंग हो तो टिड्डी को उड़ाओ, ये नुकसान हो रहा है हमारे को, गरीब आदमी कहाँ से लेके आए। और इसी के साथ किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।